यूसीसी को लेकर जो जनगणना का मुद्दा है, सरकार उसको क्यों नहीं करना चाहती है और इसमें जनता को क्या लाभ हो सकता है? सबसे पहले आपके चैनल DN100 को हमारा बहुत बहुत साधुवाद कि आप इन तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे राय लेने आते हैं, जो आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसा कि आपने पूछा है कि भारत में ओबीसी जनगणना का जो मसला है आज की तारीख में, वो एक अहम मसला बना हुआ, हक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक अहम मसला बना हुआ। जैसा कि हमें जनगणना का इतिहास मिलता है, अंग्रेजों ने जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी तो 1871 से इन्होंने जनगणना शुरू की। 1871, 1881, 91, 1901, 1911, 1921 और 1931 तक सबकी जनगणना होती थी। उसमें पिछड़े वर्ग के भी थे, शेड्यूल्ड कास्ट के भी थे और सवर्ण हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे माइनॉरिटी के, और सभी लोगों की जनगणना हो करके ब्रिटिश सरकार आंकड़े लेकर के उसी के अकॉर्डिंग लोगों के जो कार्यक्रम थे, डेवलपमेंट के, विकास के कार्यक्रम उसी हिसाब से किए जाते थे। 1931 के बाद जब 1941 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी तो थोड़ा सा ये मामला डिस्टर्ब हो गया, तो पूरी तरह से आंकड़े नहीं आए, पर आंकड़े 1931 तक के हैं फुल्ली। उसके बाद 1951 में तो भारत आज़ादी हो गया, तो 1951 की जनगणना भारत में सो कॉल्ड बने हुक्मरानों ने यानी कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार के उस टाइम पे प्रधानमंत्री सर्वसर्वा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून बना के इस ओबीसी की गणना को खत्म करवा दिया, किसी को पता नहीं था। तो जब जनगणना खत्म हो गई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341, 42 इन वगैरह वगैरह जो आर्टिकल इन कम्युनिटीज के लिखे, उसमें लिखा था कि सरकार इन कम्युनिटीज के लिए इनकी जो है दशा दिशा, इनकी जो है प्रगति जो भी है उसके लिए एक आयोग का गठन करेगी और उस आयोग के गठन के बाद उसकी रिपोर्ट आने के बाद इनके हक अधिकार इनको दिए जाएंगे। तो बाबा साहब ने जब ये मामला उठाया तो नेहरू की सरकार ने इसको नहीं माना। तो जब नहीं माना तो बाबा साहब उसमें खिन्न हुए और ओबीसी के मसले पर उन्होंने भारत के कानून मंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दे करके बाहर आ गए कि आपने उसको जो है लागू नहीं किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था। उसके बाद बाबा साहब तो बाहर आ गए। तो बाहर आने के बाद जब सरकार पे दबाव बनाया तो 1956 में तो बाबा साहब भी चले गए और उसी साल उसके आसपास, बाबा साहब के जाने के आसपास काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, जो नेहरू की कैबिनेट ने गठन किया। कालेलकर एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था, उसने सारे आंकड़े इकट्ठे करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी कि इतने इतने लोग पिछड़े हैं, ये इनकी शैक्षणिक दशा है, ये इनकी आर्थिक दशा है, ये सामाजिक दशा है, और उसमें उसने अपनी सिफारिश की। तो जो सिफारिश की गई तो नेहरू खफा हो गया। तो जैसा कि वो मिलता है प्रकरण कि नेहरू रिवॉल्विंग चेयर पे थे, कालेलकर को बुलाया कि ये तूने क्या रिपोर्ट दे दी, ये जो रिपोर्ट दी है ये इलाज तो बीमारी से भी खतरनाक है, ये क्या तुमने कर दिया। तो उसने कहा महाराज जैसा हमने फील्ड में देखा वैसे ही किया। नहीं इसको बदलो। तो फिर उससे जो है 30 पेज का कवर लेटर लिखवाया गया कि लिखो कि मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। और वो लेने के बाद मंडल जो कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के साथ अटैच किया, अटैच करके उसने पार्लियामेंट में ठंडे बस्ते में चर्चा में नहीं आने दी। चर्चा के लिए क्यों नहीं आने दी, वो कहता है उसका कमीशन का जो चेयरमैन है वही उसके फेवर में नहीं है, वो उससे सहमत ही नहीं है, तो उस पर चर्चा क्या करने, फिर मामला ठंडे बस्ते में चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी चले गए। चलने के बाद चलते 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 आपके देखा 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी और इमरजेंसी लागू करने के बाद
जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट था, सब लोग जो है इमरजेंसी में बंद हो गए, सबकी पिटाई चिताई हुई, सब बंद हो गए। लोग सबने सलाह बनाई कि भाई हम जो है इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे, इंदिरा गांधी को हटाएंगे, ये करेंगे वो करे, सब चीजें उन्होंने तय करी और अपना जो घोषणा पत्र बनाया उसमें लिखा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अब उन्हें यकीन ही नहीं था कि हम सत्ता में आ जाएंगे। आगे आने के बाद जो ओबीसी वर्ग के और जो दूसरे एससी के वर्ग के जो एमपी थे, उन्होंने जाके मोरारजी देसाई को कहा ये तेरा ये रहा तेरा घोषणा पत्र, आप इसे करो, लागू करो। अब वो लागू करने की बात जहां आई तो फिर उन्होंने पैंतरा बदलना शुरू कर दिया। जी बहुत पुरानी रिपोर्ट है, ये तो 1956 की रिपोर्ट है, उससे तो बहुत आंकड़े बदल गए, चलो एक नया आयोग बैठा देते हैं। अब नया आयोग बिठाया गया, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक नया आयोग बिठाया गया। उस आयोग ने फिर रिपोर्ट दी कि उसने बताया 3743 जातियां पिछड़े वर्ग की ये पिछड़ी हैं, ये शैक्षणिक कंडीशन है, ये इनका ये है, और उसमें सिफारिश करी इनको सर्विसेज में, प्रमोशन में और एजुकेशन में सब जगह इनको हिस्सेदारी दी जाए। वो रिपोर्ट बैठाई तो मोरारजी देसाई ने थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसकी सरकार पलट गई और फिर से दोबारा इंदिरा गांधी आ गई। जब इंदिरा गांधी के पास आई रिपोर्ट तो इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट को रखा, तो फिर लोगों ने उस टाइम जागृति हो गई थी काफी, तो ये बोला भाई लागू करो इसे, इसको लागू करो। अब इंदिरा गांधी पर जब तो लागू करने का जोर पड़ा तो उसने राजनीतिक कारणों से खालिस्तान वर्सेस इंडिया का मसला छेड़ दिया और सरदारों के जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, उस पे ऐसे हालात बने सालों साल और आतंकवादी गठियों से करके ऐसे हालात बने कि भारतीय फौज को वहां उतरना पड़ा, और उतर के जो तबाही मची, वहां जो कत्लेआम हुआ, जो लोग हुए वो हमारे सामने है। अब लोगों का ध्यान भट गया खालिस्तान और इंडिया के उसमें, और ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट भूल गए। अब आपने देखा, हम जानते हैं कि वो मसला इतना खराब हो गया कि इंदिरा गांधी को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन वो मुद्दा वहीं का वहीं। अब उसके बाद जो है राजीव गांधी आ गए, 413 सीटें आई उसकी सिंपैथी लहर में। अब जब वो आया तो फिर उसके सामने यही मसला जब आया तो उसने सोचा मेरे दादा नाना ने नहीं करी लागू, मेरी माँ ने नहीं करा, अब मैं इसे लागू करके अपने गले मुसीबत क्यों फांसू। तो उसने भी निर्णय लिया कि इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वो कहां पहुंचा, श्रीलंका। एलटीटी, शांति सेना और तमिल छापामार, उनके साथ पैक्ट किया, कहते हैं पैक्ट किया। पैक्ट करने के बाद तमिल लड़ाई चली 2 साल 3 साल, हमने देखा उसमें जो है फिर ध्यान भट गया और हमने देखा कि मामला इतना बिगड़ा कि राजीव गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब राजीव गांधी के बाद आ गए तुम्हारे वीपी सिंह जी। वीपी सिंह से आया तो वीपी सिंह को लागू करना पड़ा, वीपी सिंह ने वो लागू कर दी। लागू करने के बाद उसने सारी उसकी जो रिपोर्टें थी, जो सिफारिशें थी, वो लागू नहीं करी, खाली एक सिफारिश की इनको नौकरी में मिलेगा हिस्सेदारी, बाकी प्रमोशन में नहीं, एजुकेशन में नहीं, अलाना नहीं, फलाना नहीं, कुछ नहीं। और नौकरी में भी उसने क्रीम लेयर लगा दी। तो क्रीम लेयर लगाने के बाद ये मामला हो गया वहीं। अब वहां से उठा है ये जनगणना का मुद्दा, उन्हें भाई हमारी जनगणना कराओ, क्योंकि इस दौरान ये लोग ये कहते थे कि साहब ये 1931 का आंकड़ा है और बहुत पुराना आंकड़ा है, पता नहीं उनकी जनसंख्या कितनी है, क्या है, उसे आंकड़े नहीं सरकार के, तो फ्रेश है, जनगणना करा लो। तो उनका आर्गुमेंट होता है हुक्मरानों का, और इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। अरे भाई जातिवाद कैसे नहीं, एससी के और एसटी के तो तुम जातिवाद जनगणना करते हो, तो तब जातिवाद नहीं बढ़ता, इनका करोगे तो जातिवाद कैसे बढ़ जाएगा इसे। तो उस मसले को ये आज तक टाले हुए घूम रहे हैं, और उधर ओबीसी के लोगों में बहुत बड़ा रिजल्टमेंट है। वो ये चाहते हैं कि हमारी गिनती करो, तब ये पता लगेगा भाई एक्चुअल संसाधन कौन किसके संसाधन हड़प रहा है।
अभी आंकड़े आ रहे हैं कि 80% जो क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियां हैं भारत सरकार में और राज्य सरकारों में, उसमें एक ही वर्ग विशेष के 3.5% ब्राह्मण बैठे हुए और बाकी में सब हम है। इस तरह से तो ये जो रिजेंटमेंट है ये बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। सरकार इसको रोके हुई है कि जनगणना किसी तरह से ना हो। अगर जनगणना हो जाती है तो सारा षड्यंत्र ये नेकेड हो जाएगा और नेकेड होने के बाद कौन किसके हिस्सा खा रहा है वो भी रिकॉर्ड से पता लग जाएगा। तो इस डर से वो नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं तो इससे फायदा क्या होने वाला है? देखिए जी, SC ST OBC इसकी जनगणना है, रिपोर्ट है 31 के हिसाब से 74.5 और 74.5 को जब हमारा संविधान है, संविधान SC और ST की पॉपुलेशन है 22.5%, तो उसको 22.5% हिस्सेदारी नौकरी में, प्रमोशन में और एजुकेशन में दे रहे हैं। अब OBC की जनगणना के हिसाब से 1931 की रिपोर्ट के हिसाब से 52% है। तो भारत का संविधान पॉपुलेशन के रेशो में जब हिस्सेदारी देना स्वीकार कर चुका है और मिल भी रही है, तो OBC को 52% को 27% क्यों? पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि जब हमारे संविधान में ये क्या बोलते हैं इसको, आर्थिक आधार पे कहीं चर्चा नहीं हुई है, उन्होंने पिछड़ापन आर्थिक आधार को माना ही नहीं है, तो उन पे क्रीम लेयर क्यों लगा दी? दूसरा, 52% को 27% क्यों दे दिया? अभी वो कह रहे हैं कि हमको 27% मिलना चाहिए और हमारी जनगणना होना चाहिए, किसके पास क्या है, किसके पास कितने संसाधन है, कौन कौन किसका हिस्सा खा रहा, वो सामने आ जाएगा। इस टाइम पे जो मनवादी लोग हैं ये समाज को बरगलाते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती और जानकारी ना होने के कारण ये आपस में ही जो है उनमें मनमुटाव, लड़ाई झगड़े ये होते रहते हैं। तो अगर ये जनगणना हो जाती है तो देश में संविधान के हिसाब से जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कायम हो जाएगी, यानी कि इंसाफ का निजाम कायम हो जाएगा। अब आज SP, DM, थानेदार, आपके सेक्रेटरी, वकील, जज, आपके यूनिवर्सिटी के चांसलर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब एक ही बिरादरी के वर्ग हैं। हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सबकी भागीदारी, सबका प्रतिनिधित्व। हमारा कहाँ है वहां प्रतिनिधित्व? और जो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं आंकड़े ही नहीं है, और जब आंकड़े की बात कर रहे हैं तो आंकड़े नहीं करा रहे। इसलिए आज ये देश में मुद्दा जो है जोरों पे है और ये जातीय जनगणना सरकारों को करानी पड़ेगी, सबको हिस्सा देना पड़ेगा और इंसाफ का निजाम कायम करना पड़ेगा भारत के संविधान के अकॉर्डिंग।